नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हुई शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई। शायद यही वजह है कि कांग्रेस एक दिन में दो बैठकें कर रही है। चुनाव नतीजे आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अपनी सफलता को लेकर जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी फिलहाल मंथन में जुटी है। खासकर कांग्रेस में तो लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद आत्ममंथन के लिए जो बैठक हुई उसमें कुछ बड़े नेताओं के सीधे तौर पर राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। तो वहीं इन नेताओं का कहना था कि उन्हें राहुल के नेतृत्व पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक अभी कुछ देर पहले हो रही थी और फिलहाल वो बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन 4:30 बजे एक और बैठक बताई जा रही है। जो बैठक होनी है उसमें फिलहाल तमाम बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और सरकार को कैसे घेरना है इस पर भी फिलहाल चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा बेहद ही शर्मनाक रहा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश पर 70 सालों तक राज किया है आज़ादी के बाद से, अब उसी कांग्रेस की हालत हो गई है कि उसे 1-2 सीटों के लिए भी जनता की नब्ज टटोलने में वो नाकाम साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस की जो इस समय स्थिति है उस पर फिलहाल शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठने लाजमी सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का एक वजूद हुआ करता था, कभी प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी कांग्रेस राज किया करती थी, आज आत्ममंथन की कांग्रेस को पूरी तरीके से जरूरत, क्योंकि जिस तरीके से 403 विधानसभा सीटें यूपी में हैं और उसमें से सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमा पाई है। तो ऐसे में सवाल ये भी होता है कि क्या कांग्रेस के साथ साथ प्रियंका गांधी का जो जादू था यूपी में फीका पड़ा है, और साथ ही हरीश रावत जिस तरीके से अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाए उत्तराखंड में, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश रावत और वो अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाए, तो जनता और साथ ही तमाम वर्कर्स से क्या उम्मीद की जाए। तो वहीं सदन में कई मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बजट सत्र में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चर्चा करती है और इससे कांग्रेस को क्या कुछ फायदा मिलता है। आरबी उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखने वाली बात है, कांग्रेस वही कांग्रेस जिसको आज एक एक सीट के लिए लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, एक एक सीट उसकी इज्जत के तौर पर लगी हुई है अगर बात कर ली जाए, क्योंकि जिस तरीके से 70 सालों तक कांग्रेस ने देश पर राज किया है और यूपी में भी 32 साल बाद वो वापसी की उम्मीद लगा रही थी, लेकिन अब हालत ये है कि 2 सीटें ही महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। 403 सीटों में 401 अन्य के पास और 2 सीटें कांग्रेस के पास, वो भी आराधना मिश्रा मोना की अगर बात कर ली जाए तो उनका जो वर्चस्व है वो हमें सब पता है, वो हम सभी उससे वाकिफ हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ खामियां रहीं, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ महिलाओं पर जोर दिया प्रियंका गांधी ने, लेकिन शायद वही महिलाएं हैं और जिन्होंने कांग्रेस को इस बार डुबोने की कोशिश की है, कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो इतना बड़ा राजनीतिक परिदृश्य था, ना ही उनका जो वो बैकग्राउंड था वो इतना बड़ा राजनीतिक कठोरता के साथ था। तो शायद यही वजह रही है कि इस बार प्रियंका का जादू नहीं चल पाया उत्तर प्रदेश की जनता पर। देखिए प्रियव्रत, हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल। और हार को भी एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और जीत को भी जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए। और समय की बात होती है। देखिए, जहां बीजेपी 2 सीट पे थी, 2 सीट से यहां तक पहुंची है, यही कांग्रेस कहां होती थी आज 1-2 सीट के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, कब कौन सा मुद्दा एक दौर होता है, आपने राम मंदिर का दौर भी देखा होगा, गरीबी हटाओ का दौर भी देखा होगा, और ये राष्ट्रवाद का दौर भी हम देख रहे हैं। देखिए, ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेरा नजरिया अलग है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां जब डिलीवरी में फेल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं जनता के हाथ में कटोरा देकर और उसको कहते हैं तुझे स्कूटी दे देंगे, कोई कह रहा है उसे बिजली दे देंगे,
और कोई अपना 5 किलो अनाज भी दे रहा है, कोई किसान को 2,000 रुपए दे रहा है और कह रहा है वोट कर दे। तो देखिए, जब आप किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं देंगे तो उसके हालात बद से बदतर होंगे। बिल्कुल। जब आप रोजगार नहीं दे पाएंगे तो मैं मोहताज हो जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मुझे कौन रोटी दे रहा है और मैं रोटी के बदले बिक जाऊंगा और अपना वोट बेच दूंगा। ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। विकास का मतलब यही होना चाहिए कि जीवन स्तर ऊंचा उठे। आजादी के इतने सालों बाद भी आप जो गांव का स्कूल है टूटी फूटी हालत में, न वहां टीचर है, न बिजली है, न पानी है, न शौचालय है जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, तो हम कैसे जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे? और फिर हम कहेंगे कि हम सबने विकास किया। अगर विकास किया तो किसान क्यों कर्जदार है, क्यों उसके हालात बद से बदतर हैं, क्यों आत्महत्या को मजबूर है, क्यों आंदोलन को मजबूर है? जब विकास हुआ तो वो किसान कहाँ छुट गया? विकास कहीं ना कहीं तो बेईमानी लगती है वो सारी चीजें। तो कांग्रेस को देखिए आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जो एक राजनीति की मुख्य धारा है उससे वो कटती चली जा रही है, अलग होती चली जा रही है, अप्रासंगिक होती चली जा रही है। मुख्य धारा में आपको आना होगा। और ये जो दौर है, आप देखेंगे प्रियंका गांधी से उम्मीद थी और एक तरफ का इक्का मानती ही थी कांग्रेस, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। और तो और ये संक्रमण का दौर देखिए, हरीश रावत हार जाते हैं, चन्नी हार जाते हैं, अमरिंदर हार जाते हैं और वो सिद्धू भी जो कहते थे ताली ठोको, जनता उनको भी ठोक देती है। तो ये संक्रमण का दौर है, यहां चिंतन और मंथन की जरूरत है और इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है कि जनता का मोह क्यों भंग हो रहा है कांग्रेस से। ये नहीं नकारा जा सकता कि कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है देश की प्रगति में। देश की प्रगति में हर पार्टी का, हर राजनीतिक व्यक्तित्व का अपना सहयोग होता है देश को बढ़ाने में। इसको नकारा नहीं जाना चाहिए। जनता है और जनता की अदालत है, वो सर्वोच्च अदालत है, उसके फैसले के सामने हम सब नतमस्तक होते हैं। तो जनता के बीच जाकर जनता को समझाने की जरूरत है और जनता की नब्ज टटोलने की जरूरत है कि जनता मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। और जब लखीमपुर खीरी में तिकुनिया वाला कांड हुआ था तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि भैया कांग्रेस अब आएगी और सब पूरा मोर्चा संभाल लेगी और समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें ले आके और सरकार बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव हुई थी प्रियंका गांधी, उन्होंने सब कुछ दरकिनार कर दिया था, उन्हें जेल का भी हवा खाना पड़ा था, उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया था, लेकिन वो नहीं हार मान रही थी। लेकिन उस समय ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो स्थिर हो जाएगी, वही कांग्रेस हो जाएगी जो राजीव गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस थी, और एक बार फिर से केंद्र में ना सही लेकिन यूपी में तो वापसी कर ही लेगी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव आते आते अगर बात कर लें तो सारे चरणों की 10, 14, 21, 27, 23, 7 और 3 इन सभी चरणों को आते आते और फिर 10 मार्च आते आते इन सभी में स्थिति ऐसी हो गई कि जितने चरण हुए उतनी सीटें तक नहीं ला पाई। देखिए, एक चीज और है प्रियव्रत, हम जिस किसान की बात कर रहे हैं, अगर हम उस सीट की बात करें तो वहां बीजेपी जीती है, बम्पर क्लीन स्वीप दिया है, बिल्कुल बम्पर बहुमत से जीती है। तो फिर कहां रह जाता है ये? हम मुद्दे बनाते हैं, देखिए मुद्दे कोई आसमान से नहीं टपकते, पॉलिटिकल पार्टियां बनाती हैं, लेकिन उन मुद्दों का जमीनी असर कितना होगा ये आकलन भी जरूरी है। हमने देखा कि वो बेटी की मां को टिकट दिया जिसके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, लेकिन जनता ने नकार दिया। वहां भी वो जीत नहीं पाई, उसके वोट का जो बहुत मामूली वोट मिल पाया उसको।
जमानत हमारा सोचने का जमानत बचाने में भी कई कैंडिडेट्स अगर बात कर ले तो 90% कैंडिडेट्स की जमानत तक नहीं बच पाई है। तो देखिए, बिल्कुल कनेक्ट करने की जरूरत है। हम जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रही है कांग्रेस। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जिस भाषा में बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उस तरह की लीडरशिप और देखिए सीखना चाहिए। बिल्कुल, पक्ष से विपक्ष से, छोटे से बड़े से, सबसे सीखना चाहिए। वही माननीय प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। बनारस में जहां एमएलए थे और मंत्री थे, उनके प्रति जनता में नाराजगी थी, तो प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए। उन्होंने कहा, भाई आप यहाँ जो लोग आए हैं, सब अपने जो भी लोग नहीं पहुंच पाए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम जाके जरूर कहना। और देखिए, पूरा सिनेरियो बदल दिया। यानी लोगों ने वोट किया, मोदी के नाम पर किया, उस एमएलए को नकार दिया, उस मिनिस्टर को नकार दिया कि वो कैंडिडेट है। नाराजगी कैंडिडेट के प्रति थी। बनारस में जन जन तक थी। लोग बनारस में कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री दौरा करते हैं और उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अपने मंत्री से नहीं मिल सकते और अपने एमएलए से नहीं मिल सकते। उस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी क्रिएट कर देना और वोट में तब्दील कर देना, ये कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। चलिए आरबी उपाध्याय साहब, लौटेंगे आपके पास। तमाम दो मेहमान और भी मौजूद हैं, उनको भी डिबेट में ले लेते हैं, चर्चा में शामिल कर लेते हैं। वीरपाल जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले सीके ठाकुर साहब, आज ये डिबेट का मुद्दा जो है वो आपकी ही पार्टी पर है तमाम, क्योंकि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि वीरपाल साहब को थोड़ा आराम दे दिया जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की है इन्होंने, 273 सीटें निकाल ली यूपी में और 4 राज्यों में सरकार बना ली, तो सोच रहे हैं इनके पास बाद में आएंगे। लेकिन उससे पहले ठाकुर साहब, आपको आखिर कमी कहाँ रह गई? जिस तरीके से तमाम आप वादे करते नजर आ रहे थे, दावे ठोकते हुए नजर आ रहे थे कि भैया सरकार बन रही है, सरकार नहीं भी बन रही है तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से आप अच्छे प्रदर्शन की बात कर रहे थे, वहाँ भी आपको दरकिनार कर दिया गया। आपके पूर्व सीएम हरीश रावत जी वो भी हार गए, गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष वो भी हार गए। और यूपी की बात कर ले तो यूपी में जितने चरण में चुनाव हुआ है, तो जितने चरण में चुनाव हुआ है अगर बात कर ले तो बीजेपी और सपा के अलावा दोनों पार्टियां, बीएसपी और कांग्रेस, उतनी चरण भर की भी सीटें नहीं ला पाई। 3 सीटों पर निपट गए आप दोनों लोग। तो आखिर कमी कहां रह गई? प्रियंका गांधी का जादू नहीं चला क्या? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम उन साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस चुनाव में जीत दर्ज हासिल की, और जो मेहनत किया उनको भी बधाई कि काफी मेहनत किया। प्रियव्रत जी, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता बदलाव चाह रही थी। माननीय योगी जी के खिलाफ पूरा यूपी का माहौल था, और उस माहौल में लोगों ने कहा कि यदि हम कांग्रेस को वोट करते हैं, यदि हम बसपा को वोट करते हैं तो वोट का बिखराव होगा, इसलिए उन्होंने अखिलेश जी को चुना और कांग्रेस का मेहनत वहां बेकार गया। लेकिन जिस ढंग से भीड़ थी अखिलेश के लिए, जिस ढंग से सभाएं हो रही थी, जिस ढंग से लोग उनके समर्थन में उतरे थे, तो आपने देखा कि 10-10 मंत्री चुनाव हार गए। योगी जी के टीम के 10 मंत्री चुनाव हार गए, इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन हुआ क्या कि जो केंद्रीय स्तर पर, जो राज्य स्तर पर लाभुक की योजनाएं बनी है, लाभुक का जो खाता है उसमें इतने पैसे डाले गए कि लाभुक को लगा कि नहीं चलो यही सरकार ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादातर ठाकुर साहब, रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन जिस तरीके से आपकी जो पार्टी है कहीं ना कहीं इस बार कमजोर साबित हुई है। दावे जो थे या वादे जो थे वो खोखले साबित हुए। लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद चर्चा इस पर जारी रखेंगे कि आखिर कांग्रेस कहाँ कमजोर पड़ी, और जवाब आपसे लेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे सीके ठाकुर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक, सीके ठाकुर साहब, आखिर कमी कहाँ रह गई इस बार? फिर से सवाल वही, जवाब आपका। मैं इस पर ही आ रहा हूँ। तो वहां पर 10-10 मंत्री चुनाव हार जाते हैं, तो जो लाभुक को लाभुक योजनाओं से फायदा पहुंचाया गया, उसके अलावा उनके खाते में पैसे आए, प्लस आरएसएस के लोग घर घर जाकर के चुनाव के एक रात पहले यह मैसेज कहते हैं कि देखो मुसलमान का
साम्राज्य आ जाएगा, अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम होगा, ये सारी बातें आई जो इंटरनल हम लोग जान रहे हैं। तो अब वहां कांग्रेस को लोग पूछने वाले नहीं थे। प्रियंका गांधी जी ने काफी मेहनत किया और संगठन में बदलाव की जरूरत है। संगठन में बहुत सारा जो जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विंग्स हैं, आरएसएस है, सारे लोग एकजुट मिलकर काम करते हैं। उसी ढंग से कांग्रेस को भी एक संगठनात्मक पहलू बनाने की जरूरत है, संगठन में सजाने की जरूरत है कि हमारा कौन कौन सा विंग कैसे काम करेगा। पुराने धरने पर नहीं है, अब जनता बदल चुकी है। जनता को क्या चाहिए, जनता की आवाज को पकड़नी पड़ेगी, जनता के सिस्टम में जाना पड़ेगा। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है, उस पर मंथन होगा, चर्चाएं होगी और आगे कांग्रेस को सुधार लाने की जरूरत है। अब ये मैं मानता हूं। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो 5 साल बाद मौका आएगा, लेकिन 2024 में उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करती नजर आएगी। वीरपाल साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए वीरपाल जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वीरपाल जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए पीसीआर से कहूंगा इनको जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश की जाए। आरबी उपाध्याय साहब, क्या अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? देखिए, एक तो कांग्रेस को उम्मीद थी उत्तराखंड से कि हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा, हम वहां फिर से सरकार बना लेंगे, और मिथ जो था वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही पक्ष में था इस बार, क्योंकि वहां पर मिथ चला आ रहा है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। तो इस बार बीजेपी की तो सरकार हो गई थी, उम्मीद थी कि कांग्रेस मिथ के तौर पर वापसी कर लेगी, नहीं हो पाया। और जहां सरकार थी वहां भी चली गई, वहां तो आम आदमी पार्टी नई पार्टी ने सरकार बना ली, अगर पंजाब की बात कर लें तो। यूपी से उम्मीद थी कि इस बार करिश्माई आंकड़ा देखने को मिलेगा, दावे करते हुई कांग्रेस नजर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को जब यूपी चुनाव था तो वो कभी लंदन होते थे, कभी अपने संसदीय क्षेत्र में होते थे, और यूपी में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बातें सामने आई, तमाम चीज़ें सामने आई और कांग्रेस ने फोकस नहीं किया, शीर्ष नेतृत्व ने ध्यान ही नहीं दिया। अजय सिंह लल्लू अपनी सीट हार गए, इससे बड़ा कांग्रेस के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो एक तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं दे पाया। फैसला लेने में कहीं ना कहीं बहुत गलतियां हो रही हैं, मैं ये मानूंगा, और उसी का परिणाम है कि अजय सिंह लल्लू का हार जाना या हरीश रावत का हार जाना। आप जिस उत्तराखंड की बात कर रहे थे, वहाँ बहुत पहले से हरीश रावत को लगाना चाहिए था और सीएम के फेस वहाँ पर लेके चलना चाहिए था। बहुत ढुलमुल नीति एक्चुअल में रहती है, क्लियर हरीश रावत भी नहीं थे तो उनका मनोबल भी आगे बढ़ रहा था, टूट रहा था, क्योंकि जब आप इलेक्शन लड़वा रहे हैं और सीएम फेस घोषित नहीं कर रहे हैं तो वो फिर उतना शिद्दत के साथ चुनाव में बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाता है और काम नहीं कर पाता है। रहा देखिए पंजाब की बात, पंजाब में मैं आम आदमी पार्टी का पहले भी जनाधार था। जब जन्म हुआ था आम आदमी पार्टी का तब 3 या 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब से ही थे और पंजाब से ही संसद तक आवाज पहुंची थी आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन सिद्धू को लाकर ऐसा बनका ढार किया, मेरी समझ में नहीं आया। मैं बार बार कई चैनल पर बोल रहा था कि भी सिद्धू जहां इतना डैमेज कर रहा है कि इसको आप डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले अमरिंदर की टांग खिंचाई की, उसके पीछे पड़े रहे, उल्टी सीधे बयान अपने देते रहे, जबकि सिद्धू के वेटेज क्या थी। अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाती तो क्या कर लेते, वो कितना दम था उनके अंदर वो सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस ने बनाया उनको प्रदेश अध्यक्ष, दरकिनार कर दिया अमरिंदर को, और जब बात आई तो वो चन्नी की भी टांग खिंचाई सिद्धू ने की, कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, घाटा तो होता ना आरबी उपाध्याय साहब। भारत का भाई अगर पीसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता उन्हें, तो हो सकता है वो भाजपा से गले मिल जाते जाके। देखिए कौन से गले मिल जाता भैया, पाकिस्तान चले जाते, वो तो पाक प्रेमी है ना, जिस तरीके से वो कई बार चर्चाओं में रहे हैं, तो उससे तो घाटा हो जाता ना कहीं ना कहीं। इसको आप एक तंज के तौर पे भी ले सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है जी, कांग्रेस गलती पर गलती करती चली जा रही है, संगठन को संगठन के तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। डेली टास्क मिलना चाहिए, वो टास्क नहीं
मिल पा रहा है। कार्यकर्ता हताश और निराश है, और देखिए जो प्रचार है उसमें कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। देखिए आप जो भी चाल चलते हैं, बीच चन्नी को आप इसलिए लेके आए कि वहाँ दलित वोट मिलेगा, पहली बार दलित मुख्यमंत्री बनाया है हमने, और मुझे नहीं लग रहा था। देखिए जनता, दलित, गरीब, किसान, कोई मायने नहीं रखता है। आप देखेंगे राजनीति का व्यवसायीकरण हो चुका है। राजनीति में अरबपति, करोड़पति, खरबपति व्यक्तियों को चेहरा माना जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां टिकट भी उन्हीं को देती हैं। किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को नहीं लड़ाया जाता है, उसे टिकट नहीं दिया जाता। अभी इलेक्शन हुए हैं 5 राज्यों के। मुझे बता दें रोकना चाहूंगा आपको माफी के साथ। हमारे साथ बीजेपी से वीरपाल सिंह जी भी मौजूद हैं, जुड़ गए हैं, चर्चा में ले लेते हैं उनको। वीरपाल जी, आपको शायद इसीलिए अभी तक मैं अपने सवालों से अपने दूर रखा, क्योंकि अब तो आप फिलहाल चैन की बंसी बजाइए 5 साल तक और जनता की सेवा करिए। लेकिन एक कमेंट आपका ले लेते हैं डिबेट में। जिस तरीके से अब कांग्रेस लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही है और 2022 के बाद 24 को लेकर आपकी चुनौतियां बढ़ाती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये कुछ नहीं, आप जो कह रहे बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। कुछ साल बहुत ही नजदीक में कांग्रेस के कुछ बहुत सीनियर नेता ये कहते थे कि भाई सोनिया गांधी में इंदिरा गांधी की झलक आती है, और ये बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाएगी पार्टी में। लेकिन जैसा कि आपने देख लिया कि वो कितना बड़ा करिश्मा कर पाई। भाई लड़की हूँ, लड़ सकती है, कितना बड़ा कैंपेन चला। और अभी मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि आरएसएस के लोग इतने मिलकर काम करते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं को घर घर जाके बताया है, इवन मुसलमानों को भी बताया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो कहते हैं ना आरएसएस के लोग, आरएसएस के लोगों को नीति इतनी अच्छी है, वो सभी लोगों का विकास चाहते हैं। वो तो बहुत दयालु लोग हैं, लेकिन इनकी बात उछलती है। और ये जो कहते हैं वो तो अलग अलग है, बात है, जो भी कहते हैं अपने मुंह से ये। लेकिन कांग्रेस के लोग इतने, मतलब आरएसएस के लोग इतने अच्छा काम करते हैं, वो सारी जितनी भी प्रधानमंत्री की केंद्रीय नीति है, सारी ही गांव में लोगों को बदलाते हैं वो जाके, और ताकि सभी लोगों को नीति का फायदा मिल रहा नहीं मिल रहा, इस बात का पता मिल रहा, ये भी पता करना होता है। और सभी लोगों को ना मिले, ये भी अच्छी बात है, जैसे कि कांग्रेस के भाई कह रहे हैं और मिल ही रहे हैं। हर्षवर्धन जी कहते हैं, बिल्कुल अभी भी कह रहे थे कि बीजेपी की जो वर्किंग कमेटी है, वर्किंग उनकी कार्य करने की शैली है, कितनी अच्छी है। भाई सभी लोग लाइक करते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं, और वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस की तरफ वन मैन पार्टी, आधे लोग तो कांग्रेस से इसलिए भी खपा है कि वो अननेसेसरी होल्ड करके बैठे हैं पोस्ट को, इसलिए कांग्रेस डूबती जा रही है। और आपको मालूम है कि पंजाब में तो कितनी अच्छी स्थिति में नहीं है, इनके ही अध्यक्ष ने इनके बाजे बजा रखे थे, लेकिन ये तब भी नहीं समझ पाए। इसलिए कुल मिलाकर यदि हम सभी जितने 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, और कांग्रेस को कहीं 2, कहीं 18, कहीं 5 सीट मिली है, और जनता ने बिल्कुल दिखाया है कि भाई आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है, आप घर में बैठे हैं। देखो ये भी सब जानते हैं, हम भी कह रहे हैं, यदि विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ताधारी पार्टी की आंख खुली रहेगी, वो हर तत्परता से काम करेगी, सारी पब्लिक को फायदा होगा। और जनता का, देश का जनता की जब वो काम फायदा होगा तो देश विकास करेगा, देश समृद्ध होगा। तो इसलिए बीजेपी हर समय अपनी सभी नीतियों को, सभी कार्यकलापों को हर जनता तक पहुंचाती है, ताकि जनता के हर वर्ग को उनकी नीतियों का फायदा मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी है। वर्किंग मतलब सभी नीचे से ऊपर तक यहाँ सभी नेता काम करते हैं, इसीलिए बीजेपी मजा आ रही है। चलिए वीरपाल जी, लौटेंगे आपके पास। आरपी उपाध्याय साहब, ब्रेक के बाद थोड़ी बसपा पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर मायावती इस समय इतनी उग्र क्यों है। विधानसभा चुनाव निपट गया, तब तक आराम से शांति से बैठी रही, लेकिन उसके बाद इस पर अब ये उग्र क्यों, इनके उग्र होने के पीछे आखिर क्या रीजन है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा पर वापस आते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय जी, रुक कर लेते हैं आपका। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इस समय मायावती को पता नहीं क्या हो गया है। आरबी उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही क्या आप तक? जी का जो एक रोल होना चाहिए था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, वो नगण्य नजर आता है। और जो उनका वोट बैंक था वो भी कहीं दाएं बाएं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीएसपी के सामने भी अस्तित्व का संकट नजर आ रहा है। जिस तरीके से नई लीडरशिप में मैं मामा का, चंद्रशेखर मामा की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि उस जो उनका वोट बैंक था उसका जो यूथ है वो मामा का फैन हो गया है। दूसरा, जो सहायक वोट बैंक थे उनके, वो भी देखिए वो करते थे दलित प्लस मुस्लिम की बात। मुस्लिम चला गया समाजवादी पार्टी के साथ। और जो उनका एक कोर बैंक वो भी था, वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो सहायक पार्टियां थी। तो ऐसे में इस समय अस्तित्व का संकट आ गया है, तो उनका बौखलाना स्वाभाविक है। देखिए, एक चीज और भी है आरबी उपाध्याय साहब, इस समय ऐसा पता नहीं क्या हो गया मायावती के साथ कि ले भैया मोबाइल उठा और 2-4 ट्वीट जड़ दे मेरे नाम से, मेरी आईडी खोल और 2-4 ट्वीट मेरे नाम से जड़ दे। और फिर देखने को मिलता है कि वो टीवी कोसती नजर आती है, मीडिया कोसती हुई नजर आती है कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इन्होंने बीजेपी के साथ दिया। अरे भाई, जब घर से बाहर निकलोगी, जब पहले चरण का मतदान शुरू हुआ तब तो तुम घर से बाहर निकली, उसके बाद आ गई मैदान में कि हम भी हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमने भी 4 बार उत्तर प्रदेश में राज्य किया है और हमें जानते हो, आप नहीं जानते हो, ये तक लोगों को बताने की जरूरत पड़ गई थी। और उनका वो भी क्या था, मतलब अगर देख लें उनका उठा के तो आएंगी 2 मिनट की स्क्रिप्ट लेके आएंगी, स्क्रिप्ट जैसे टीपी पर नहीं लगी रहती है वैसे टीपी पढ़ के आएंगी और चली जाएंगी। बस यही उनका आया। और जनता, अब इसमें जनता क्या, जनता को भी आजकल ये सुनना नहीं चाहिए, वो भी, उसके पास भी खर्रे होते हैं, वो भी पढ़ सकती है। जनता को चाहिए कुछ ऐसा जो उनके लिए हो। अब आएंगी आप, आपके लिए एक स्क्रिप्ट राइटर होगा, उसने आपके लिए टीपी लिख के रखी है, बस आपको पढ़ देना है। तो ये पता ही नहीं, आरबी उपाध्याय जी, ये पता ही नहीं इस बार अब मायावती क्या हो गया है कि जब सब चिड़िया चुग गई खेत, उमाशंकर हैं रसड़ा से, उन्होंने इकलौती नाक बचा ली कि हाँ भैया क्लीन स्वीप, जैसे कई जिलों में क्लीन स्वीप नहीं दिया है बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को, वैसे ही यूपी में क्लीन स्वीप अगर बचाने वाले हैं तो उमाशंकर सिंह हैं। नाक बचा ली कहीं ना कहीं उन्होंने। देखिए, क्या नाक बची क्या नहीं बची, ये अपने मन को संतोष करने वाली बात हो सकती है। जो पार्टी सत्ता में रही हो उत्तर प्रदेश में, उसके ये हालत हो जाए कि वो इस सीट पर सिमट जाए, तो देखिए वो ट्वीट वाला जमाना चला गया कि आपने एक ट्वीट कर दिया है, 2 ट्वीट कर दिए। देखिए, सड़क पर पसीना बहाना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। बिल्कुल। आप ये सोचें कि हम जनता के बीच में जाएं नहीं, जनता की समस्या उठाएं नहीं, जनता के सारोकार पर कोई ध्यान न दें और जनता हमको स्वीकार करती रहे, तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। बड़ा क्लियर है। देखिए, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इलेक्शन से पहले ही अपनी गतिविधियां बढ़ा देती है। अभी गुजरात में इलेक्शन नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर सुगबुगाहट शुरू कर दी गई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जब बाहर निकलना चाहिए था, जब जनता को जरूरत होती है, उनके लोगों को जरूरत होती है, उनको वोट बैंक को जरूरत होती है, तो उसके साथ खड़ा होना, उसकी समस्याओं को उठाना, उसके लिए लड़ाई लड़ना। और जब आप में लड़ाई की क्षमता नहीं होती है, क्षमता नहीं रहती है, तो जनता भी आपको प्रणाम कर देती है, नमस्कार कर देती है और इसी तरीके से घर बिठा देती है। मैंने कहा ना, अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है बीएसपी के सामने, जबकि उसका बेस वोट बैंक जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, बिल्कुल, उसको अपने साथ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बीएसपी के सामने देखी जा रही है। तो इससे चिंतित होना स्वाभाविक है। देखिए, हर पार्टी यहाँ नया वोट बैंक जोड़ने की कोशिश करती है। मान लीजिए हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसने राजभर को जोड़ करके भी राजभर को साधा, उधर आरएलडी के साथ गठबंधन करके
कहीं ना कहीं जो जाट वोट बैंक था, जाट लैंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मौर्य को साथ लेकर उन्होंने सोचा कि शायद मौर्य वोट मिलेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंट तो करने होंगे, बिल्कुल। कई बार आशाजनक नतीजे आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, लेकिन इसका मतलब काम करना बंद तो ना कर दिया जाए। पूरा इलेक्शन में कितनी उपस्थिति थी मायावती जी की, बीएसपी की, वो किसी से छुपी नहीं है, तो परिणाम तो ये आना ही था। आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे, आप कहीं प्रचार नहीं कर रहे थे, और आप ये सोच के बैठ जाएं कि मेरा वोट बैंक मेरे साथ रहेगा, मुझे वोट करेगा ही करेगा, तो वो आपकी पर्सनल जायदाद नहीं है। बिल्कुल। और ये पर्सनल जायदाद समझ के जो पार्टियां बैठी हैं वो गलतफहमी में है, और जनता उनकी गलतफहमी तोड़ भी देती है। क्या मायावती जी को उम्मीद थी कि हम एक सीट पर सिमट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वोट परसेंट भी घटा है उनका, और एक सीट तक सीमित हो गई हैं, तो उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है और हवा खाने की जरूरत है। बिल्कुल, अब तो हवा खाने थोड़ा 5 साल तो उपाध्याय साहब अब हवा ही खानी है। चलिए सीके ठाकुर साहब, आखिर कमी कहाँ रह गई? जो मंथन आज हो रहा है, जिस तरीके से मुंह की खाने के बाद कांग्रेस को, मैं तो यही कहूंगा सीधे तौर पर, क्योंकि जो पार्टी जो है 70 सालों तक राज करती रही केंद्र में, और 32 साल पहले का इतिहास उठा के देख ले तो आप राज्य में भी थे, और महज 2 सीटें, वो भी आराधना मिश्रा मोना की सीट तो मैं नहीं गिनता हूं कि आपकी कांग्रेस की वजह से वो सीट आपके खाते में आई है। लेकिन जो जिस तरीके से धुआंधार बैटिंग में आप अभी जुटे हैं, आप क्षेत्र रक्षण में जुटे हुए हैं, क्या अगर ये मंथन 5 महीने पहले, 6 महीने पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एकदम से आई थी, और अगर मैं मानता हूं कि अगर 4 सालों से समाजवादी पार्टी वही मेहनत करती जो पिछले 1 सालों में की है, तो आज शायद आंकड़ा भी कुछ और होता, और बीरपाल साहब इतनी चैन की सांस नहीं ले रहे होते जैसी इस समय है, क्योंकि 4 सालों तक तो सोती रही समाजवादी पार्टी, और उसके बाद अब अगर शिवपाल यादव की बात कर लें, भाई 4 सालों तक वो भी भतीजे के साथ मिलकर नहीं आए, लेकिन अब सीके ठाकुर साहब जिस तरीके से अब आप क्षेत्र रक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यही बैटिंग अगर आप 4 सालों 5 सालों से पहले से करते तो शायद आज ये नहीं होता? आज ना आपकी सरकार जाती और ना आप 2 सीटों पर समिट के रह जाते। ठाकुर साहब, आपने 4 साल 5 साल पहले क्षेत्र रक्षण, आपने कहा जितना लेट से शुरू हुआ, इतना कांग्रेस लेट से शुरू हुआ, वो यह उसका फल मिला। और देखिए, जनता बिल्कुल योगी जी के खिलाफ थी, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि 10 मंत्री चुनाव हार गए, तो योगी जी का चुनाव फिर से लौटना यूपी के जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। बीरपाल जी आएंगे आपके पास थोड़ी देर में, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। और जो अभी उपाध्याय साहब ने कहा कि पूंजीवादों का आजकल जो पार्टियां हो गई है, वो पूंजीपतियों को टिकट देती है, पूंजीवादी, सही कहा उन्होंने कि पैसे, मतलब कांग्रेस को उसी पैटर्न पे आना पड़ेगा, कांग्रेस को उसी पैटर्न पे आना पड़ेगा कि किस ढंग से जनता आज का उसका डिमांड क्या है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद है, या जो भी है, इन सारे मुद्दे को देख करके राजनीति की जरूरत है कांग्रेस को भी, या समाजवादी पार्टी, या जो भी हो, हर पार्टियों को इसी लाइन पे आना पड़ेगा। क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा करके अब उसको आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, उसको या तो खराब कर दिया, या फिर उसको जनता को अच्छा लग रही तो अच्छा कर दिया, जो भी कह सकते हैं, दोनों रूप में ले सकते हैं आप। जो भारत की राजनीति है, जो गरीब जनता है, उसको गरीब को और गरीब कर देना चाहती है। ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ 2024 का चुनाव आप देखेंगे, जिस ढंग से ओम बिरला, मोदी, अमित शाह, गोयल जैसे लोग आते हैं, निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग ही लोकसभा में दिखेंगे 24 के बाद। और देश जो है पुनः, जब 1701 में अंग्रेज यहाँ आए थे तो गुलामी किस ढंग से बनाया गुलाम, उसी ढंग से पूंजीवादी पूंजीपति के गुलाम यह देश जो है जनतंत्र से बिल्कुल अलग हो जाएगा। और यह देश के लिए अच्छा नहीं है संकेत। लेकिन कांग्रेस को इस विकल्प के लिए, इसके लिए कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से उसको उसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, जनता का डिमांड क्या है, फिर जनता को अपने पक्ष में करना। चलिए सीके ठाकुर साहब, वीरपाल जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने इस बार महिला शक्ति पर जोर दिया, महिला शक्ति प्रदर्शन पर जोर दिया, और तमाम महिलाओं को आपने टिकट बांट दिए 40%।
एक मेरे मिलने वाले ही थे, जानने वाले काफी करीब, एक बार वो बता रहे भाई प्रियव्रत ऐसा ऐसा किस्सा हुआ, हमने 17 दिनों में एक विधायक बना दिया। तो कहा कि एक, मैंने पूछा ये कैसे, हमने कहा कुछ ऐसी स्कीम हो तो हमें भी बताओ। कहा कि स्कीम क्या है, पैसे लगेंगे थोड़े ज़्यादा, तुम्हारे लिए भी हो सकता है। हमने कहा फिर तो छोड़ो खैर, हमने कहा फिलहाल बता दो हुआ कैसे ये। तो उन्होंने कहा हुआ कुछ यूँ कि एक बड़े बिजनेसमैन थे हमारे पास आए कि भैया, सुबह मॉर्निंग वॉक पे मिल गए हमें कि भैया ऐसा करो, वो पत्रकार साथी थे हमारे, कहा कि भैया थोड़ी सिफारिश हमारी भी लगा दो और हमें भी विधायक बनना है। तो वो अचंभित हो गए कि ऐसा हो कैसे सकता है कि भाई अभी 4 जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें, कोई पार्टी आर्टी। तो उन्होंने पूछा कोई पार्टी से ताल्लुक रखते हो, तो कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहा कि चलो ठीक है हम सिफारिश करेंगे आपकी, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि भैया ये हमारे जानने वाले हैं और इनको देख लेना जरा, और हो सकता हो तो कुछ हो जाए। तो उनका वो कांटेक्ट हो गया कुछ 17 दिन बाद, 17 दिन गिनती के 17 दिन बाद विधायकी का वो लेके आ गए कि हाँ आगे गाड़ी के आगे लिखा हुआ है विधायक। 17 दिन में विधायक बन गए भाई, पैसा था ही अच्छा खासा। तो शायद यही वजह है कि जो आपने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया, उससे कहीं ना कहीं आपको मुंह की खानी पड़ी। आपने ऐसे ऐसे टिकट बांट दिया आशा कार्यकर्तियों को जो अपना प्रचार भी नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये वजह रही है कांग्रेस की इस बार विधानसभा चुनाव में जो आपको 2 सीटों पर, ये माइंड मत कीजिएगा, ये एक मिलता जुलता किस्सा था। चलिए बीरपाल साहब, आप काफी समय से कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी हाँ, देखो मैं ठाकुर साहब की बात का बहुत ही मतलब हल्के लहजे में जवाब देना चाहूंगा। ये 2 बार कह चुके कि उत्तर प्रदेश में वहां की जनता योगी साहब से बहुत नाराज थी। 2 बार कह चुके, मैं 2 बार सुन चुका इनकी बात को, लेकिन जनता ने वोट फिर भी योगी साहब को दिया है। मेरे भाई ठाकुर साहब, आप इधर दिखाओ और कान खोल कर सुनो कि योगी साहब 5 साल तक जनता के बीच में रहे हैं और योगी साहब ने काम किया है। जनता सरकार की सभी नीतियों का ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह पहुंचा, हर निचले वाले आदमी को लाभ मिला है। तो ये है कारण जनता को योगी साहब को आशीर्वाद देने का। आशीर्वाद डिप्टी सीएम नहीं हारते, 10 मंत्री आपका नहीं हारते, काम का नहीं परिणाम था, दुष्परिणाम था। वो जो काम उन्होंने नहीं किया ढंग का, उसका वो दुष्परिणाम था कि इतने मंत्री हार गए साहब। लेकिन चूंकि जनता और के भी है, पास आप विकल्प नहीं है, 325 से 273 पर खिसक गए, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए जनाधार खोता हुआ दिख रहा है। वो नहीं, वो कोई चिंता की बात नहीं, वो फिर ऊपर चल जाएगा। अब की बार पहले से भी ज्यादा काम होगा, आप देख लेना। पहले हालांकि पहले दिल भर के काम किया है, लेकिन अभी भी इतना ही काम होगा, उससे भी और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जहाँ कहीं कमी रहेगी होगी ना, देखो जनता के सबसे नीचे आदमी तक यदि कह रहा हूं मैं, लगी इफ यदि कोई आदमी किसी योजना से, किसी लाभ से बाई दी वे वंचित रह गया होगा, तो उसको भी अब की बार में पूरा लाभ मिलेगा। तो हालांकि पहले भी आपको जैसे कि मैंने बता चुका कि सबको लाभ जाने की कोशिश करिए। भाई जब कोई भी योजना हो, कोई भी काम हो, डायरेक्ट उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, उनके काम को जा रहे हैं, तो इसलिए रहने का मतलब तो नहीं। लेकिन यदि उसका कोई अकाउंट ना आया हो, कोई बात रह गई हो, तो निचले जनता तक देखो, वीरपाल साहब एक चीज मेरे दिमाग में, प्रधानमंत्री जी की नजर रहती है, एक अहम चीज आ रही है मेरे दिमाग में वीरपाल साहब। कोई भी आदमी जनता का वंचित न रह जाए किसी भी लाभ से, चाहे आयुष्मान योजना हो, गैस उज्ज्वला योजना हो, चाहे घर का देने का बंटवारा हो, चाहे सड़क बनाने का हो, चाहे अस्पताल बनाने का, मतलब कोई भी योजना ले लीजिए आप, तो बीजेपी बिल्कुल फील्ड में रहकर काम करती है। चलिए वीरपाल साहब, एक अहम सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है 2027 को लेकर। हालांकि 22 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी शपथ भी नहीं ली है, लेकिन 27 को लेकर एक अहम सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में। इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट्स ही ले जाने पड़ेंगे। 2027 में जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट्स ही ले जानी पड़ेंगे बीजेपी के, माइनस पॉइंट्स आपको समाजवादी पार्टी के नहीं ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि अब गैप ज्यादा हो गया है 2012 से 2017 का। 17 से 22 के प्लस पॉइंट और 22 से 27 के प्लस पॉइंट ही ले जाने पड़ेंगे। आवाज पहुंच रही है वीरपाल जी? हाँ, थोड़ी कट रही आवाज, पता नहीं, बीच में एक फोन आ गया। तो क्या मैं सवाल अपना रिपीट करूं? आप कौन बोल रहे हैं? जी, सवाल रिपीट करूं क्या? वीरपाल जी, मेरा सवाल यह है कि इस बार जब आप 2027 में जनता के बीच जाएंगे, वीरपाल जी
हाँ जी, हाँ बताइए। जब आप 2027 में जनता के बीच जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के प्लस पॉइंट्स ही लेके जाने पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के माइनस पॉइंट्स आप नहीं ले जा पाएंगे, जिनके बलबूते पर आप वोट बैंक अपना बढ़ा पाएंगे या जनता से वोट करने की अपील कर पाएंगे। क्योंकि 2012 से 2017 का आंकड़ा बहुत हो जाता है और 2017 के बाद से 2022 आपकी सरकार और 22 से 27 फिर आपकी सरकार। तो हो सकता हो इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट्स के बलबूते पर ही वोट मांगने पड़े। आप समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाकर वोट नहीं मांग पाएंगे। बिल्कुल, आप ठीक ऐसा काम करते ही नहीं। हमारी पार्टी का जो विजन है आप जानते ही हैं। बीजेपी का विजन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसा हमारी पार्टी काम नहीं करती कि दूसरे आदमी को हम ऐसा दिखाएं। तो इसलिए हमारी पार्टी हर समय तत्पर रहती है, जनता के बीच में रहती है, जनता को लाभ पहुंचाती है और वो पहुंचाकर ही रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी पार्टी जनता को बिल्कुल लाभ पहुंचाने की दशा में रहेगी। अपने सारे प्लस पॉइंट जनता के, हालांकि पहले से जाते रहेंगे और आप उसके बाद भी जनता के पास हमारे सारे प्लस पॉइंट ही जाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखना। चलिए आरबी उपाध्याय साहब, एक छोटा सा विश्लेषण आपसे ले लेते हैं, उसके बाद सीके ठाकुर साहब के पास जाएंगे। ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सीटों का नुकसान हुआ है। पहले जहाँ 300 प्लस थे, अब कहाँ आके आपसे गए हैं। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, विपक्ष एक विकल्प नहीं था। जो विकल्प था उसमें कहीं ना कहीं एक डेंट था। लोगों को लग रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा आ जाएगी तो वही जंगल राज और वही अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। उस परसेप्शन को समाजवादी पार्टी तोड़ नहीं पाई, जनता के बीच में ये मैसेज नहीं दे पाई कि भी सुशासन देंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, गुंडागर्दी पर लगाम लगेगी। और उसी का नतीजा था कि बहुत सारा वोट बैंक सिर्फ इसलिए नहीं गया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई तो उस मिथक को आगे कैसे तोड़ पाएंगे या जनता के बीच में ये मैसेज कैसे पहुंचा पाएंगे, जब तक वो अपनी जो छवि है उसको अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए आगे भी मुश्किलें खड़ी होंगी। जिस तरह से टिकट वितरण था, एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण था और मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में मुस्लिम वोट के लिए लड़ रही थी, बीएसपी मुस्लिम तुष्टीकरण मुस्लिम वोट के लिए लड़ रही थी, कांग्रेस भी उसी में नाव में बैठकर इस भरोसे में बैठी थी कि मुस्लिम हमें वोट करेगा और बाकी हिंदू तो वोट करेगा ही करेगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए प्लस गया कि जो लाभार्थी स्कीम थी, जो अनाज मिल रहा था, खाने के लिए राशन मिल रहा था, वो सबको मिल रहा था। तो मुस्लिम महिलाओं ने भी आगे बढ़कर बीजेपी को वोट किया है कि भी ऐसे विषम परिस्थितियों में जब रोजगार नहीं था, कोरोना अपने पीक पर था, अगर सरकार राशन नहीं देती तो हम भूखे मर जाते। तो उनकी सिंपैथी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति थी, जो कि कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी करती रही समाजवादी पार्टी को सत्ता में पहुंचने से रोकने के लिए। अब साहब, यूपी की पॉलिटिक्स जिस तरीके से नतीजे आए हैं उस पर एक मेरा विचार भी है कि अब यूपी की पॉलिटिक्स जो है वो बाइपोलर होके रह गई है। अगर मान ली जाए उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा कि एक नदी के तौर पर कि नदी के एक तरफ एक राउटी लगी है और दूसरी तरफ दूसरी राउटी लगी है। भैया एक राउटी में सवार हो जाओ बीजेपी वाले, बीजेपी अपना दल और बाकी जो भी हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ जो हैं वो उधर आ जाओ। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जनता जो है वो बहकेगी नहीं, उन्हें अलग अलग विचारधाराओं के बारे में नहीं पता चलेगा कि भैया अगर तीसरी पार्टी है तो उसकी ये विचारधारा है, वो कंफ्यूजन में कम होगी। उसे सिर्फ यही पता होगा कि समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा है, बीजेपी की ये विचारधारा है, और वो अपने लिए अच्छा चुनने में कामयाब साबित होगी। क्योंकि जिस तरीके से महज दो सीटें कांग्रेस ला पाई और बसपा जो 4 बार यानी कि जितनी बार सत्ता में रही है उससे 1/4 सीट ला पाई, ये सोचने वाली बात है। देखिए, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है कि बस देखिए 2017 में कैलकुलेशन किया था, बीजेपी ने राजभर को साथ लिया था, मौर्य को साथ लिया था, अपना दल को साथ लिया था,
और बम्पर सीट इसको मिली थी और बम्पर जीत मिली थी। वही देखिए कैलकुलेशन अखिलेश यादव ने किया। इस बार आरएलडी को अपने साथ लिया, राजभर को साथ लिया, मौर्य को साथ लिया, तो देखिए वो उसका बेनिफिट दिख रहा है कि भी वो कहां से कहां पहुंचे हैं। तो कैलकुलेशन होती है, तो कहीं राजनीति में गणित जब तक आपका जितना ठीक रहेगा, जातियों का जो एक पैरामीटर है वो जोड़कर आप कोई अगर बहुत बड़ा आपको अचीवमेंट करना है, तो जातीय फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। और देखिए बीजेपी को नुकसान साफ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी को ये जो कवायद की गई उसका फायदा साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि अगर आरएलडी और राजभर और ये या साथ होते तो शायद जो 300 प्लस का नारा था बीजेपी का वो साकार हो जाता। तो कहीं ना कहीं डेंट तो बीजेपी को लगा है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। तो बीजेपी लेकिन उस पर मंथन करती है। और बीजेपी का देखिए जो सेल है, अभी मैं ठाकुर साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि भी सारे सेल काम करते हैं, चिंतन वाले अपना चिंतन करते हैं, नारे वाला नारे लगाता है। तो वो एक अच्छी बात है कि देखिए बीजेपी उन सब पर चिंतन करती है, मंथन करती है और फिर आगे की स्ट्रेटेजी में सुधार करती है। आप देखेंगे हर फेज वाइज उनका मुद्दा बिल्कुल अलग अलग था। जहाँ फर्स्ट फेज था पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात थी, जहाँ गन्ना है वहाँ गन्ना और गन्ना की बात हो रही थी, उसके आगे आलू की बात हो रही थी और उसके बाद नकाब और हिजाब आ गया था। तो देखिए हर फेज वाइज बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इलेक्शन को आगे बढ़ाया गया। तो और पॉलिटिकल पार्टियों को भी अनुकरण करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग को अगर फॉलो किया, बीजेपी के ही उसको फॉर्मूले को फॉलो किया, तो समाजवादी पार्टी फायदे में रही। अगर वो भी राजभर को, आरएलडी को, इन सबको न जोड़कर अपने दम पर और अपने उस पर आगे बढ़ते तो इतनी सीटें नहीं मिल सकती थी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। बिल्कुल, उन्होंने दिमाग लड़ाया, कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन का रिजल्ट भी सामने दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही कैलकुलेशन कांग्रेस को करने की जरूरत है, वही बीएसपी को करने की जरूरत है। सामने वाले से सीखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए। और जनता की लक्ष्य पहचाननी चाहिए और इसी पर काम करना चाहिए, और काम करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वीरपाल जी, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। उपाध्याय साहब लौटेंगे आपके पास, एक फाइनल कमेंट लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले वीरपाल जी से काफी लंबे समय से वीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। फिलहाल तो चैन की बंसी बजा रहे हैं भैया 273 सीटें जीत के, लेकिन कमेंट वीरपाल जी आप जो कुछ कहना चाह रहे थे। प्रियव्रत जी, आपका, ठाकुर साहब का और उपाध्याय जी का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बीजेपी के गुण गा रहे हैं। कौन? आज आप भी नीति अच्छी बता रहे हैं, अब उपाध्याय जी भी अच्छी बता रहे हैं और ठाकुर साहब तो बता ही रहे हैं। नहीं, सवाल करना तो देखिए मेरा पेशा है, ठीक है वीरपाल जी, सवाल करना मेरा पेशा है और जनता के मुद्दों को उठाना भी मेरा पेशा है। और थोड़ा दिल भी गवाही नहीं देता मेरा कि मैं जनता के मुद्दों को ना उठाऊं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपका पेशा ही जनता के मुद्दे उठाना है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं और जवाब देना आपका पेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके कर्तव्य जरूर है आपका जवाब देना, क्योंकि जनता आपको सरकार में बिठाती है, तो आपका कर्तव्य इतना तो बनता ही है कि आप जवाब दे सके हमें और उपाध्याय साहब को। प्रियव्रत जी, आप मेरी बात सुनो। मैं भारत सरकार में कृषि विभाग में था और बहुत अच्छी पोस्ट पे था, बहुत अच्छी मैंने रिसर्च किए हैं, किसानों के खेतों में किए हैं, बल्कि मुझे भारत सरकार अवार्ड मिला है। तो मैं जानता हूं कि किस तरह की बातें कहनी चाहिए, कब कहनी चाहिए, कब नहीं कहनी चाहिए, और किस आदमी की रेस्पेक्ट किस लेवल पर करनी चाहिए। तो इसलिए इन बातों को रहने दो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, बीजेपी की नीति इतनी अच्छी रही है, जैसे ठाकुर साहब भी कह रहे हैं, भाई हर आदमी तक हर बात पहुंचनी चाहिए। चलिए वीरपाल जी, फिलहाल समय का अभाव है और आपसे आगे भी अगली चर्चा में हम इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे कि आखिर बीजेपी को जनता ने प्यार दिया और फिर 273 सीट। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए इनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।